Hi, I'm Sanjay Nirupam and you are watching me on Be Blunt. संजय निरुपम जी, प्लीज वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। Thank you. आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। स्कूल के वक्त आप फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? मैं अपने हाई स्कूल में जो टॉपर्स थे 3 उनमें से एक हूँ। ओह तो हाई स्कूल में और वो भी मैं 3 नंबर से पीछे था। 71% वॉज नंबर 1 जी 70% नंबर 2 जी। और मैं 69% था। ओह, मतलब आप वहां भी टॉपर में थे? उस समय 70% बिहार एजुकेशन बोर्ड जी पे ले लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। आज तो मैं देखता हूँ कोई भी 80% 90% मार्क्स लिए घूम रहा है। उस जमाने में बड़ा मुश्किल होता था। मेरिट लिस्ट में होता था। हाँ, मतलब 70% इज अच्छा। हमारा जो पूरे बिहार के जो टॉपर थे वो मेरे ख्याल 75% या 78% थे ओह उस समय। जब मैं इंटरमीडिएट में था तो मैंने मैथमेटिक्स में मुझे डिस्टिंक्शन मिल गया। ओह तो मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहा था। फिर 1 साल करने के बाद फिर मैं आ गया पॉलिटिकल साइंस में। मैंने कहा कैलकुलस पढ़ने का कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज ही नहीं आगे जाकर के। ट्रू। तो बेसिकली पढ़ने लिखने वाले ओके प्राणी हैं। अच्छा, संजय जी मुझे बताइए कि स्कूल की कोई एक इंटरेस्टिंग कहानी जो आपके साथ हमेशा रह गई। मैं रोहतास हाई स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, जो एक बिहार सरकार का एक छोटा सा स्कूल है और आज भी वो बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और हमारे गांव मतलब मेरा घर, मेरा गांव और स्कूल के बीच एक नदी होती थी। जी। तो हम नदी पार करके जाते थे अक्सर। ओह और कई बार नदी में पानी भर जाता था जी। तो हम नदी तैर के भी जाया करते थे, अच्छा ऐसे कपड़ा उठा करके। अच्छा तो हमारे यहाँ क्या था कि हर शुक्रवार के दिन जी उस स्कूल में जी 12 बजे हमारा लंच हो जाता था जी और 2 बजे तक छुट्टी रहती थी। जी क्योंकि हमारा जो स्कूल था वो वहाँ पर आसपास मुस्लिम एरिया भी जाता जी और हमारे कुछ टीचर्स भी थे मुस्लिम। जी तो उनके नमाज पढ़ने का वक्त होता था। जी। तो 12 से 2 अक्सर 2 घंटा हमको बहुत सुकून होता सुकून मिलता था। तो हम लोग अक्सर स्कूल से भागते थे था। अच्छा। और नहाने चले जाते थे ओह नदी में और तैरते थे। वाह। तो सारे कपड़े, छोटे थे बच्चे थे, मिडिल स्कूल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो कपड़ा वो नंगे घुस जाते थे क्योंकि कपड़ा भीग गया तो फिर माँ पकड़ेगी शाम को कि कपड़ा कैसे भीग गया तुम्हारा। ओके। अब भीगे कपड़े से स्कूल में नहीं जा सकते आप। हाँ तो कपड़ा उतार के हम लोग नहाते थे। नहा रहे थे हाँ और अचानक मेरे पिताजी जी। एक दोस्त के साथ उसी नदी से गाड़ी से जा रहे थे। अच्छा और नदी जाने वाले रास्ते में पानी इतना कम था कि वो जीप नदी को पार कर सकती थी। अच्छा मतलब टायर तक पानी था और हम ओके। लोग वहां से थोड़ा दूर गहरे पानी में तैर रहे थे। अच्छा तो हम लोग जब नहा रहे तो अचानक गाड़ी दिख गए और बाबूजी दिख गए। अच्छा अरे बाप रे बाप, ये नहाते हुए और हम सब कपड़े सब उधर ही पड़े। और तो हम लोग किसी तरह छुपते रहे। डुबकी कितनी देर मारेंगे यार। और वहीं से गाड़ी जा रही है और जैसे सामने हम लोग डुबकी मारते, ज्यादा डर लग रहा था कि अंदर अंदर के तो डूब जाएंगे। जी। तो उनके साथ जो था, बाबूजी के साथ जो था, बोले देखिए देखिए लाला जी, देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ऐसे। तो कुछ नहीं बोले, बहुत ही ग्रेस मेंटेन किया उन्होंने और वो चले गए गाड़ी लेके। अच्छा। और उसके बाद हम लोग सोचे अच्छा हुआ बाबूजी कुछ लेट नहीं किए। बच हम गए। बाहर निकले जल्दी से, फिर पूछ पाछ के ऊपर पहन के स्कूल गए। स्कूल से शाम को लौटे, ये डंडे वो डंडे। तो संजय जी मुझे एक बात बताइए, मुझे बाबूजी और माँ के बारे में जानना है। एक बार मुझे आपके फैमिली के बारे में जानना है कि क्या कैसी फैमिली से आप आए हो। ये हमारे सीमेंट फैक्ट्री थी, सीमेंट जी। फैक्ट्री में नौकरी करते थे वो। अच्छा और मेरी माँ तो अभी मेरे साथ है जी और फादर की डेथ हो गई 1997 में। जी। और हम लोग कुल जमा 9 लोग हैं अभी। अच्छा और अगर जिनकी डेथ हो गई हमारे सिबलिंग्स में जी। जोड़े तो 11-12 लोग थे हम लोग। ओ बड़ा परिवार था हमारा और बहुत साधारण परिवार था। आज भी हमारा घर है वहाँ रोहतास में जहाँ हम लोग पले बड़े हैं। जी। वहाँ बड़े भाई रहते हैं, भाभी रहती है। इतनी छोटी फैमिली से आके सांसद तक का आपका जो सफर था, ये कभी आपने सोचा था कि नहीं, ऐसा कभी नहीं, होगा? कभी नहीं, कभी नहीं सोचा था क्योंकि पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा दूर दूर तक कोई ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं है। अच्छा और हम लोग जिस जाति से, हम लोग कायस्थ जाति के जी हैं, तो कायस्थ जाति के लोग अपना पढ़ने लिखने में बिजी रहते जी। हैं। तो मैं अपना जातिगत परंपरा का पालन करते हुए पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ था। जी और जब मैं पटना में कॉलेज कर रहा था, कॉलेज के दरमियान फिर मैंने तय कर लिया कि अब हमको जर्नलिज्म करना है। अच्छा मैं राइटर था, लिखता था, कविता जी। विविता लिखता था, कहानी जी। वानी लिखता था, जी रेडियो पे जाके सुनाता था, जी। अखबारों में छप जाता था। जी तो फिर हुआ कि भाई सबसे अच्छा मुझे सुकून जो मिल रहा है जी राइटिंग में ही मिल रहा है। जी
तो क्यों नहीं ऐसे प्रोफेशन में जाया जाए जिससे दो पैसा कमाया भी जा सके, घर भी चलाया जा सके और राइटिंग का भी काम चले। जी और इस लिहाज से मैं आ गया जर्नलिज्म में। जी जर्नलिज्म में पटना से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र तय हुआ। जी और जब मुंबई आया तो फिर एक दिन मुझे बुलाया गया कि भाई आप सामना हिंदी में शुरू करना और आप आइए। दोपहर का सामना। हाँ, तो पहले मैं थोड़ा रिलेक्टेंट था जी क्योंकि वो शिवसेना का अखबार था और शिवसेना का जो बैकग्राउंड है उससे मुझे थोड़ी घबराहट थी। जी घबराहट मतलब मुझे लगा कि मैं पता नहीं कंपैटिबल Fit होऊंगा कि नहीं पर, उनके साथ। लेकिन फाइनली तय किया कि ठीक है चला जाए और फिर हम चले गए तो फिर सामना बहुत चल गया। जी सामना चल गया और 1 लाख के ऊपर कुछ हाँ 1 लाख सब्सक्रिप्शन गया 5-6 दिन के अंदर। जी हाँ और पहले वीक में। पहले इनिशियली लगा था कि भाई शिवसेना का अखबार निकलेगा तो कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 25,000। तो हमारे एक जो न्यूज़पेपर एजेंट थे वो एक बड़ा लीजेंडरी फिगर थे, दांगर साहब। वो आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि साहब निरुपम जी 25,000 कॉपी पहले दिन हम छापेंगे, बढ़िया बनाइएगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छा बना देंगे। बोला एकदम फड़कता हुआ। तो मैंने कहा ठीक है तो हमने बनाया फड़कता हुआ। तो पहले दिन ऑर्डर आ गया 67,000 का। तो बड़ा बहुत ऑर्डर है। अच्छा, मैंने थोड़ा ऐड वैड खूब बढ़िया करवा दिया था। छठे दिन आते आते तो 1,00,000 6,000 7,000 बिकने लगा और 1,00,000 कॉपी बिक रही थी। तो इससे बाला साहब बहुत खुश हो गए कि उनको लगा कि भाई बड़ा अच्छा काम। फिर मुझे बुलाने लगे, फिर एक कॉलम हम लोग कर रहे थे साथ में, फिर रेगुलर मिलने जुलने लगा और वहाँ से उनको लगा कि भाई ये को आगे कोई मौका दिया जा सकता है। तो हम लोग बिहारी आदमी हैं, बिहारी बैकग्राउंड के लोगों में हमारे रंगों में ही पॉलिटिक्स होती है, हमको पॉलिटिकल समझ होती है। तो पॉलिटिकल बातें करने लगे। पॉलिटिकल एडिटर था मैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर था मैं, पॉलिटिकल चीज़ों को समझता था मैं। इससे पहले भी पटना दिल्ली में लगातार मैं पॉलिटिकल इश्यूज पे ही लिखता रहता था खूब। तो उस हिसाब से एक मौका मिल गया। तो आपको पता नहीं था कि आप सांसद बनने वाले हो? नहीं, किसी को नहीं पता। जब राज्यसभा में आप गए मतलब ऐसे एकदम से मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कहा जा सकता। मुझे याद है आज भी कि ये अगस्त महीने की बात है, अगस्त 96 जब मुझे भेजा गया था जी। अगस्त एंड में। तो हम लोग कोई मई की गर्मी में दिल्ली में घूम रहे थे जी। तो मेरे साथ एक साथी थे, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ अभी, हैं, और एक हमारी दोस्त थी जी। वो हम तीनों लोग एक ही ऑटो पे बैठ के जा रहे थे। अच्छा। और ऑटो से पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है ना, उसके पहले वो राष्ट्रपति भवन वाला है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, वहीं से वैसे गुजर रहे थे और हम वो इंडिया गेट वाला रोड लेके आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो हमको वहाँ से पार्लियामेंट दिखा, तो मैंने ऐसे ही बोला कि बहुत जल्दी हम यहाँ आएंगे। मुझे नहीं मालूम कैसे जुबान पे कौन सी सरस्वती आ गई। मैंने बोला बहुत जल्दी यहाँ आना है मुझे और मैं आना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से कामना करना एक तो सामान्य सी बात और बिल्कुल करना चाहिए। हर आदमी को अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन हम जो सोचते हैं सब कुछ हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी हो सकता है। बाकी इससे ज्यादा कभी सीरियसली हमने नहीं सोचा। अच्छा, अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए तो उसमें बाला साहब होंगे? बिल्कुल होंगे। तो बाला साहब ने आपको अपना दत्तक पुत्र बनाया था? नहीं, ऐसा दत्तक पुत्र वगैरह नहीं था। अच्छा। नहीं, मैं नहीं कह सकता दत्तक पुत्र बनाया था। अच्छा। वो कुछ मीडिया में कुछ लोग लिखते रहते हैं इस तरह के। वो आपको बहुत प्यार मानते थे और मानते इसलिए थे कि हम, एक तो मैं ब्लंट था, आपका भी ब्लंट है तो मैं ब्लंट था जो गलत लगता था गलत बोल देता था मैं। और मेरी आदत नहीं है बहुत ज्यादा चापलूसी करने की। तो बाला साहब बैठ करके जो मुझे गलत लगता है गलत बोलता था। बात तो उनको बड़ा अच्छा लगता था कि यार बाकी जो आता है मैं जो बोलता हूँ सब में हाँ में हाँ, राजा ने जो बोला तो ताली बजाओ। तो वो ये ताली बजाने वाला था ही नहीं, बोलता सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गलत लग रहा है ये। फिर मैं बहुत काम का भी था, फिर अखबार भी चल गया था। उनको बड़ा उनमें एक अच्छी आदत ये थी कि एंड तक बहुत सीखते रहते थे जी। तो मुझे याद आता है कि तब मैं एमपी नहीं था, कई बार मैं जब पहुंचता था शाम को तो अपने थापा को फोन करता, पापा को बोला थापा जल्दी लाओ डायरी लाओ मेरा जल्दी से। उनका बॉय। हाँ, तो डायरी लाओ जल्दी। तो डायरी लाते थे, डायरी के एक पन्ने पे हाँ तो वो वर्ड पढ़ के बताते थे कि इसका मतलब क्या हुआ हिंदी के शब्द। तो ज्यादातर वो उस समय देखते थे, आज तक देखते थे। जो पहले चैनल नहीं था, सिर्फ आधे घंटे का एक प्रोग्राम था जी। सुन पर पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आज के जनरेशन नहीं देखा होगा। आज तक पहले दूरदर्शन पे आने वाला एक छोटा सा न्यूज प्रोग्राम था और बहुत ब्रिलियंट न्यूज प्रोग्राम था और बड़ा पॉपुलर था वो। ये थी खबरें आज तक, इंतजार करिए कल तक। ये लाइन बोलते थे, स्लोगन पहले का है। ये लाइन बोलते थे उस समय सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिंह, जो बहुत ही लीजेंडरी एडिटर रहे हिंदी के, बेचारे बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। तो वो न्यूज रीडिंग करते थे। वो बेसिकली न्यूज रीडर नहीं थे, वो तो जर्नलिस्ट थे, लिखने वाले थे, लेकिन उनने ही न्यूज रीडिंग शुरू की और उनका न्यूज रीडिंग इतना बढ़िया था और हिंदी इतनी आसान थी
कि ये बड़े पॉपुलर हो गए थे और वो प्रोग्राम बहुत पॉपुलर था, तो वो बाला साहब रोज देखते थे। अच्छा। तो देखते समय कई बार जैसे कि मान लीजिए बोले कि आज फला फला व्यक्ति के अरमान टूट गए, अच्छा। बोला अरमान क्या होता है, जल्दी मत कर। अच्छा। तो मोस्टली वो इस तरह के शब्द जिनको समझ नहीं आता था फटाक से उन्होंने, तो ये अरमान का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर ये हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू शब्द है। बोला मेरे को क्या लेना, तुम्हारा आदमी वो तुम्हारा स्पीचिंग दाढ़ी वाला यूज करता है। तो वो सीखते रहते थे, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। वरना एक उम्र के बाद एक आदमी अपने ईगो में रहता है, अहंकार में रहता है, उसको लगता है मैं सर्वज्ञानी हूँ। लेकिन सच ये है कि इंसान को हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के आखिरी समय तक आप सीखते हैं जी। और हर चीज सीखते हैं जी। आपके खाने की आदत से लेके, पानी पीने की आदत से लेके, पढ़ने की आदत से लेके, इतिहास से लेके, भूगोल तक, साइंस से लेके, सब कुछ, चिकित्सा तक, सब कुछ सीखना पड़ता है। और सीखना कोई गुनाह नहीं है। जी। कई बार लोग बोलते हैं साहब ये विषय मेरा नहीं है, वो डॉक्टर जानते हैं। नहीं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो ना भाई, सीख सकते हैं। ठीक है, एकदम डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक एक ऊपरी तौर पर सब चीज की नॉलेज रखने में क्या गुनाह है। तो वो उनको सब कुछ बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, तो उसमें उसकी वजह से मैं बड़ा क्लोज था, करीब था, बहुत मुझे लाइक करते थे। तो एक फनीएस्ट स्टोरी बताइए बाला साहब के बारे में, जब आपको उन्होंने डांटा हो या फिर आपकी और उनकी कोई बात हुई है। ऐसे बहुत सारी है, बेसिकली बाला साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहता था। अच्छा। मेरे मेरे बारे में तो बहुत मुझसे तो बहुत किया, लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार आए थे, अब आप ऐसे एनेक्डोट जानना चाहते तो बताता हूँ आपको, मजा आएगा। विजय दर्डा लोकमत वाले हैं। हाँ। लोकमत के मालिक हैं, हमारे साथ एमपी भी थे जी। तब मैं सामना का एडिटर, तब मैं वहीं बैठा हुआ था उनके पास। पता चला कि भाई विजय दर्डा जी आए हुए हैं मिलने के लिए, तो उनको टाइम दिया गया। विजय दर्डा जी आके बैठ गए, एक बड़ा मखमल के कपड़े में एकदम मढ़ा हुआ एक वो दिया उन्होंने, क्या नाम, गिफ्ट, इनविटेशन कार्ड दिया। अच्छा। बोला साहब हमारा एक प्रोग्राम है, आपको आना। बोला क्या है इनविटेशन कार्ड में? बोला मेरा फला फला आदमी से दोस्ती है, जो दोस्ती के 25 साल हो गए। तो चेहरा तुम्हारा अच्छा यार, तुम्हारा दोस्ती का 25 साल हो गया, मेरे तो दुश्मनी का 25 साल मनाना पड़ेगा। तो बोले कि साहब आप आइए। मेरे को नहीं आता, तुम लोग कांग्रेसी आदमी है, मरवाड़ी आदमी है, तुमको नोट भी नहीं देता, वोट भी नहीं देता, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन गए तो एक बार अरविंद कुलकर्णी, मतलब पता नहीं अरविंद कुलकर्णी जिंदा है कि मर गए मुझे नहीं मालूम, इनके एडिटर थे, पॉलिटिकल एडिटर थे मिड डे के, और रोज मिड डे शिवसेना पर के खिलाफ कैंपेन चलाता था। अच्छा। तब मिड डे वॉज ओन्ड बाय अ मुस्लिम ओनर, अभी तो जागरण ने ले लिया उसको। हाँ। तो खालिद अंसारी थे वो मालिक, और ये अरविंद कुलकर्णी उसको पॉलिटिकल एडिटर थे। तो रोज मिड डे में सामना के खिलाफ बहुत नीचे, अरे शिवसेना के खिलाफ नीचे के स्तर पर अटैक होता था। तो ये बैठा हुआ था सामने, जरा फिर मिड डे पढ़ते पढ़ते बातें करते, जब मिड डे आ गया देखने गया, अच्छा आएगा फिर गलत लिखा यार, फोन लगा होता है अरविंद कुलकर्णी को। अच्छा। फोन लगा दूने, ए कुलकर्णी तुम्हारा मिड डे ना मिडनाइट कर दूंगा मैं। उसके बाद से बंद हो गया। तो वो बड़ा अच्छे ढंग से चीजों को, ठीक है आप सभ्य समाज में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं, लेकिन इनका बोलने का स्टाइल था, बोलने का एक तरीका था, और बहुत हजारों किस्से हैं। So being a member of parliament for so many years, इतनी सिंपलिसिटी के साथ रहने के बाद भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि गीता भाभी ने बोला कि धनिया वनिया आते वक्त ले आना, या बाजार लेने पहुंच गया, ऐसा कभी हुआ है? बाजार तो हम जाते रहते हैं, बाजार। अच्छा। हाँ बाजार जाते रहते हैं, धनिया लाने एग्जैक्टली नहीं, लेकिन शॉपिंग वॉपिंग करने जाते रहते हैं। कभी नेचर बास्केट में घुस जाते हैं, क्योंकि जाते हैं साथ में जाते हैं हम लोग कई बार। अच्छा। कई बार मैं ही लेके आ जाता हूँ। अच्छा। वो सब तो मजा आता है। कोई आदमी छोटा बड़ा बात की बात है कि हर आदमी को सब करना चाहिए, इस तरह की चीजें, इस तरह के जीवन का ये जो एस्पेक्ट है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। अच्छा। उसमें रस है, वो आपको कहने का खुश रखता है, वो आपके अंदर एक एनर्जी देता है कि सिर्फ आप एक मोनोटोनस लाइफ जीने लगेंगे ना, कि भाई मेरा काम क्या है, यहाँ से निकलना, ऑफिस से घर, उसके बाद घर में घुस गए, जल्दी चाय पिलाओ, उसके बाद अपने काम में लग गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इकिगाई दिखाया, इकिगाई के बारे में पढ़ा है मैंने, इकिगाई पढ़ा है ना। इकिगाई में क्या बोलता है वो जो पूरा वो जापानीज जोन में लोग 120-130 इयर्स जी रहे हैं लोग, तो क्या कह रहा है कि भाई एनी टाइम एक्टिव रखो अपने आप को। सुबह उठ करके है, उतने पैसे हैं कि वो माली रख सकता है, सुबह खुद ही खुरपी लेकर के अपना गार्डन में काम कर रहा है, साइकिलिंग करते हैं, अब फिट है। क्यों? क्योंकि वो आपने मेंटली अपने आप को एक्टिव रखा है, फिजिकली एक्टिव रखा है, तो वो आपको एक आपके जीवन को कीप गोइंग दे रहा है, रुको मत।
तो इसलिए सब कुछ करते रहना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट के सबसे पॉपुलर कैंडिडेट आप हो, तो इतने सारे थ्रेट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, फिर भी लोगों के बीच में जमे रहना, ये कैसे कर लेते हैं आप? हाँ, पता नहीं मैं हाँ, पॉपुलर हूं कि नहीं हूं, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों के बीच रहा जाए, लोगों के साथ रहा जाए। और क्या होता है ना कि आज खासकर हिंदुस्तान में, विशेषकर बाकी देशों में भी होगा मुझे नहीं मालूम, पाकिस्तान में तो यकीनन होगा, अफगानिस्तान में भी जरूर होगा, जी, कि सारे पॉलिटिशियन अंडर प्रोटेक्शन घूमते हैं एक हाँ, गनर के बीच। हाँ, हमारे यहाँ तो वो है, एक प्रेस्टीज प्रेस्टीज है, सिंबल है ये, हाँ, कि भाई आपके पास 2 गनर होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो एक अरसे तक मुझे देते तभी नहीं रखता था, फिर भी एक देते थे, कई बार मैं हाँ, घर पे बैठाया था, मैंने घर पे रखा है, मैं जा रहा था, अच्छा, मेरे को पसंद नहीं है, मैं चल रहा हूँ पीछे गन लेके कैसे चल रहा है। उससे क्या होता है ना कि जो लोग हैं, आप बेसिकली आप पॉलिटिशियन, आप एक लीडर हैं, जी, तो आप समाज के नेता हैं, आप अपने मोहल्ले के नेता हैं, आप अपने क्षेत्र के नेता हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो लोगों को ये फील होना चाहिए कि हमारे बीच का आदमी है। हमारे बीच का आदमी उसको तब लगता है जब आप उसके जैसे रहन सहन में रहिए, उसके जैसे सिंपल तरीके से रहिए। अगर आप वीआईपी गिरी में रहेंगे तो फिर वो एक डिस्टेंस रिलेट नहीं मेंटेन कर करेगा, उसको एक गैप लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये हमारे बीच के नहीं, ये कहीं बाहर से टपक के आए हुए हैं, तो बाहर से टपक के तो कभी आपसे कनेक्ट हो ही नहीं सकता हो। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से हमेशा कनेक्टेड रहें, कम से कम कनेक्टेड ना रहे तो कनेक्टेड फील करें, कम से कम आप ना फील करें तो सामने वाले को फील हो कि भाई हमसे कनेक्टेड है, हमको नाम से जानते हैं, हमको बात से जानते हैं, हमारे हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में आ जाते हैं, हमारे सुख दुख में शामिल रहते हैं। बहुत सारे नए नए लोग जो डेवलप हो रहे हैं, पता चलता फ़ोन ही नहीं लेते जी, किससे मिलते नहीं हैं, आधे टाइम घूमते रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में रहते हैं। पर्सनल लाइफ होनी चाहिए सबकी, लेकिन अगर आप पब्लिक लाइफ में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको टू एन एक्सटेंट, एक लिमिट तक करके। उसके बाद आप मैक्सिमम पब्लिक के बीच रहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत अपने लाइफ को जीने की आदत रखिए। मैं आपके ऑफिस में जब विजिट किया था, मैंने एक चीज देखा कि आपने जो है नॉर्मल लोगों को, जो पहले वक्त से पहले आए थे, जिनका टाइम था, आपने उनको पहले टाइम दिया, फिर उनके बाद जो है अपने इंपॉर्टेंस लोगों को टाइम दिया। तो वो बड़ा देखने मिला मुझे वहां पर आके। देखिए उस हिसाब से तो भाई हर आदमी एक वोटर है, तो हर आदमी का दर्जा तो बराबर है। वो रिक्शा चलाता है तो भी एक ही वोट देगा, और वो यहाँ का अपने इलाके बहुत बड़ा बिल्डर, मान लीजिए बिल्डर साहब आए मिलने, तो बिल्डर साहब तो एक ही वोट देंगे ना भाई जी। लेकिन और सब रिक्शा वाला मानते भी नहीं है ना ये, हाँ, सब ये नहीं मानते। सबको मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। और उससे भी आगे वोट पॉलिटिक्स और सब बात की बात है, इंसानियत का भी तो एक तकाजा है ना, कि हर इंसान को उसको एक पूरी डिग्निटी के साथ उसके साथ पेश आओ ना, क्या दिक्कत है? कोई गरीब है तो उससे नफरत तो नहीं होनी चाहिए, कोई कमजोर है तो इसलिए उसको हिकारत भरी नजर से देखा जाए, ये भी अच्छी बात नहीं जी। हर इंसान का एक अपना अस्तित्व है और वो ईश्वर की देन है, ईश्वर ने उसको यहाँ भेजा है, वरना कहीं कीड़ा मकोड़ा होता हो। तो वो जो स्वरूप हमको मिला वो ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर का आशीर्वाद अगर मुकेश भाई को मिला है तो आपको हमको भी मिला है जी। मैं भी उतना ही सौभाग्यशाली हूँ जितने मुकेश भाई हैं, क्योंकि उनको भी इंसान का रूप मिला, हमको हाँ आपका पैसा ज्यादा होगा, हमारे पास नहीं है साहब, बस नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो जब गॉड गिफ्ट तुमको मिला उसको भी मिला है, तो ऑटो वाले को भी मिला है बेचारे को, तो उसको कैसे मैं वो नेग्लेक्ट करूंगा और क्यों करूंगा? जैसे मुकेश भाई के पास जर्नलिस्ट बनने का ऑप्शन नहीं, अपना पैशन, जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे लिखने में अच्छा लगता है, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए। मुकेश भाई के पास वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो राइटर नहीं बन सकते या कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास एक फैमिली बैकग्राउंड है, उनको वही फॉलो करना है। सो डू यू थिंक यू आर मोर लकी देन मुकेश भाई इन दैट केस? लेकिन ये बात सही आपने कही है कि भाई हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, हमारे पास विकल्प थे। एक गरीब के पास विकल्प होता है, अमीर के पास नहीं होता। राजा का बेटा बेचारा प्रिंस चार्ल्स कितना भी चाह ले कि वो क्रिकेटर बने, नहीं बना, वेट करता रहा। तो जो बड़े लोग होते हैं उनको इनहेरिट करना होता है, तो इनहेरिटेंस एक हद तक एक भाग्य की बात तो है, लेकिन एक समय के बाद सोचिए तो दुर्भाग्य भी है वो, क्योंकि वो आपको जबरदस्ती वो लायबिलिटी झेलना है, उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना है, आपको ढोना है उस लेगेसी को। तो जैसे मेरी बेटी, एक ही बेटी है मेरे पास, तो वो उस पर मैंने साफ साफ बोला तुम कोई जबरदस्ती नहीं है, जो करना है करो। तुम्हारा पापा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई हेट दिस प्रोफेशन। मैंने बहुत अच्छी बात है, मत करिए, वो फैशन लाइन में हो, फैशन डिजाइनर है। अब कहीं से तो इस तरह से हम जो अपने बच्चों के ऊपर एक अपनी बात लाते हैं, अपनी असुप्त आकांक्षाओं को हम अपने बच्चों में के ऊपर जो डाल देते हैं ना, वो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए।
बच्चों को छोड़ देना चाहिए अपने ढंग से, इतना भी छोड़ना नहीं चाहिए जो अनिल अंबानी ने किया। अनिल अंबानी इतना छोड़ दिया तो बर्बादी हो गया। इतना भी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट जो पास्ट का स्टेटमेंट था वो आज का सच है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ बिगेस्ट स्कैम एंड मोदी जी क्या इस पे से बैकफुट पे है? हाँ बिल्कुल, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड शुड बी स्क्रैप्ड, पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए। और ये बात राहुल जी ने बहुत पहले कही थी, कांग्रेस पार्टी एक अरसे से कहते आ रही है कि देखो चुनावी चंदा गलत नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए किसी न किसी से चंदा लेती है, और ये चंदा का जो एक वो है ट्रेंड है या फिर चंदे की जो व्यवस्था है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। यूएस से लेकर के यूएस की डेमोक्रेटिक यहाँ पे यूके में ले लीजिए, पूरे यूरोप में ले लीजिए, छोटे बड़े हर देश में। तो चुनावी चंदा गुनाह नहीं, लेकिन चुनावी चंदा जब आपने लिया है तो ये पता होना चाहिए कि किससे लिया आपने, किसने किसको क्या दिया, ये जानने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। और ये बार बार, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे आज भी याद है, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, वो लेकर के आए थे और उन्होंने कहा था कि वी वांट टू मेक अ ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल फंडिंग सिस्टम and for that purpose we have brought this electoral bonds, और unfortunately this was most intransparent। भाई आप ट्रांसपेरेंसी के लिए लाए हैं जो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, गायब हो गया। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ वर्षों में 6,000 करोड़ के आसपास का फंडिंग मिला है सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। वो भी क्विक प्रो। हाँ, क्यों नहीं, क्विड प्रो को तो अब पता चलेगा। हाँ। क्या हुआ, क्विड प्रो को क्या होता है? मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और आपने मेरी मदद की और मैं मंत्री हूं जी, तो अगर आपने मेरी मदद की, मैं मंत्री हूं, वहां तक ठीक है, फिर मेरे किसी डिसीजन से आपको फायदा हो गया, तब क्विड प्रो क्यों? तो अभी अब पता चलेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा किसने दिया है। जिसने दिया है उसका पिछले 4-5 सालों में क्या क्या हुआ, उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए क्या, उसको कोई फायदा पहुंचाया गया, कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई उसको लाभ दिया गया है क्या, ये पता चलेगा। और इसीलिए हम लोग आरटीआई लेके आए थे जी। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता को जानने का हक है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति या किस कॉर्पोरेट ने कितना पैसा दिया, क्यों दिया, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। और ये उठाने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं मान लीजिए मैं रिलायंस हूं, मैं तय करूंगा कि मुझे कौन सी पार्टी को कितना फंड देना है, ये मेरा अपना फंडामेंटल राइट है। यू कैन नॉट प्रेशराइज मी दैट कि नहीं मैं आपको आप इसी को दीजिए अनटिल वो पैसा ब्लैक पाओ। अब अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का भी एक अलग इशू है। जो ब्लैक होता है वो कैसे व्हाइट होता ही नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के पास बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट सेक्टर से जो फंडिंग आती है वो ब्लैक का ही पैसा आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए क्या हुआ कि आप अपने उसमें से अपने बैलेंस शीट में आप शो कर सकते हैं जी। कि आपका जो ऑफिशियल इनकम था उसका इतना % आपने पॉलिटिकल फंडिंग के लिए डाल दिया थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो व्हाइट पैसा गया। लेकिन तो उसी को अरुण जेटली जी यही कह रहे थे कि भाई जो ब्लैक से पैसा आ रहा है उससे निजात पाना है, तो उससे निजात पाना है तो व्हाइट में किसने दिया ये भी तो बताना पड़ेगा ना आपको, ये नहीं बता रहे थे। तो इसलिए ब्लैक फंडिंग तो होती रहेगी, ब्लैक मनी की फंडिंग तो वो तो पूरी दुनिया में होती है, वो यूएस में भी होगी। तो मोदी जी ने बोला था जो काला पैसा जो है वो वापस लाएंगे या बंद करेंगे, उसका क्या हुआ? आज तक आया नहीं, बल्कि काला पैसा और बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक जोरदार नारा दिया था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो हम तब तो मेरे ख्याल से बाबा रामदेव का जो स्टेटमेंट मुझे याद है कि 39 लाख करोड़ रुपए जी विदेशी बैंकों में जमा है, और यहां तक कहा जाता था कि सब कांग्रेस वालों का पैसा है। तो बोले कि जैसे हमारी सरकार है सब लेके आ जाएंगे पब्लिक, यहां तक बोल दिया गया सबके अकाउंट में 15-15 लाख भी चले जाएंगे। हाँ। इस उम्मीद में सबने वोट दे दिया। हाँ। अब 39 लाख करोड़ कहां गया आज तक पता नहीं चला। कौन लेके आओ ना भाई, कौन रोक रहा है आपको? 15 लाख भी नहीं मिले। अब चूंकि वही नहीं आए तो 15 लाख भी नहीं आए। तो अच्छा, ऊपर से ब्लैक मनी का जो पूरा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया ऐसा भी नहीं कर सकते, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। बीच में जो डिमोनेटाइजेशन का आइडिया लेके आए थे उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट ये था कि ब्लैक मनी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। क्या खत्म हो गया? क्या 2016 में आया था, बल्कि और बढ़ गया। पहले 500 रुपए में जमा करते थे, अब 2000 के नोट में जमा कर रहे हैं। अब 2000 नोट भी विड्रॉ कर लिया गया। एक सामान्य गृहिणी जो अपने घर पे अपने पति से 2 पैसा बचा करके 25-50 हजार रखे होंगे, उस पैसा को भी अगर हमने लूट लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बहादुरी का काम किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो, और उसका नतीजा आज तक हम भोग रहे हैं। उसमें कितने घर बर्बाद हो गए, कितने घर तबाह हो गए। उसके बाद से जो आपकी इकोनॉमी डगमगाई है वो आज तक एकदम सेटल नहीं हो पाई है। व्हाट इज योर टेक ऑन मोदी की गारंटी? क्या इस बार लोग बाय करेंगे मोदी जी की गारंटी को? अब गारंटी क्या है ये तो देखना पड़ेगा ना भाई।
पहले जो गारंटी थी कि सबको 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, फिर 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, 2022 तक सबको घर मिलने वाला था, फार्मर्स हाउस फॉर ऑल, जो किसानों की कमाई दुगनी हो जाएगी 2022 तक। तो क्या हर साल गारंटी बदलनी है? तो ये भी स्पष्ट हो जाए। तो अभी नई गारंटी क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन जो पुरानी गारंटियां हैं उन गारंटियों को लेकर के तो अभी भी हम परेशान हैं। हमको दिखता ही नहीं, वो गारंटियां तो अभी भी वहीं की वहीं हैं। तो अगर गारंटी दी है आपने किसी चीज को पूरा करने का, तो उसको पूरा करिए। और देश के लोग बेचारे गरीब हैं, हमारे कमजोर लोग हैं। अब उनको भावनात्मक बातों में बहका करके अगर आप वोट लेते हैं और कुछ भी करते हैं तो कर लीजिए, लेकिन इसका हिसाब किताब तो एक दिन हो ही जाएगा। क्या धर्म जब संसद तक पहुंचता है तो इज इट हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी? इसके ऊपर बहुत सारा कुछ कहा गया है, लिखा गया है। सबसे पहले गांधी जी, सबसे पहले तो आप कार्ल मार्क्स को लीजिए, जो 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े थिंकर थे, जो कम्युनिज्म लेके आए, जिनकी वजह से मार्क्सिज्म चला। वो कहते थे कि रिलीजन इज ओपियम, मतलब ये अफीम है धर्म। तो धर्म का अफीम पिला पिला के लोग तुमको बरगलाएंगे। तो उसकी वजह से एक पूरा कम्युनिज्म डेवलप हुआ, पूरा सोशलिज्म डेवलप हुआ, जिसमें हुआ कि भाई धर्म को दूर रखो। हमारे यहाँ गांधी जी जब आज़ादी की लड़ाई के समय थ्योरी देते हैं कि नहीं, धर्म के बगैर राजनीति एक कुंवारी है, या धर्म के बगैर राजनीति अधूरी है। तो राजनीति को अगर नैतिकता कोई प्रदान करता है तो धर्म करता है। तो धर्म और राजनीति के बीच एक रिश्ता होना चाहिए, और धर्म से अलग राजनीति को नहीं होना चाहिए। तो अब आज के दौर में जो चल रहा है, आप यहां पे आइए। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि धर्म एक बहुत अच्छी चीज है जी। हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक होने से क्या है, आपको अनुशासन सीखने को मिलता है। धार्मिक होने से क्या होता है कि धर्म के जो नियम सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों से आप जुड़ जाते हैं, तब उसके साथ उसके आधार पर जीवन को जीने लगते हैं, तब आप रिश्तों को डिफाइन करने लगते हैं। अगर आदमी अधर्मी हो तो सबसे पहले अपने बाप को मारता है, अगर आदमी धार्मिक हो तो सबसे पहले बाप को आदर करता है। उसको सिखलाया गया कि राम जी ने दशरथ की बात मान के 14 साल वनवास किया था। ये हमारा धर्म है, हमारी परंपरा। तो जो अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण हैं, वो धर्म में सिखलाए जाते हैं। इसलिए इंसान को एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक धार्मिक होना चाहिए, इसमें कहीं से गलत नहीं है। लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्मों से नफरत करना चाहिए। जब आप दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं तब आप धार्मिक नहीं होते, आप धर्मांध हो जाते हैं, फेनेटिक हो जाते हैं। रिलीजियस होना और फेनेटिक होना दो अलग अलग चीजें हैं। रिलीजियस तो हर आदमी को होना चाहिए, लेकिन रिलीजियस होने के चक्कर में जैसे आप फेनेटिक हो जाते हैं ना, वो डेंजरस हो जाता है, वो फिर देश को तोड़ने लगता है। उदाहरण देता हूं आपको, अभी यूएई से तो ज्यादा रिलीजियस कंट्री कोई नहीं है। पूरे रास्ते पे अरबी में लिखा हुआ है, और एकदम शेख साहब लोग अरबी पहन के घूमते रहते हैं, पूरा अरब है वहां पे। वहां पर हिंदू मंदिर बनाने का परमिशन दिया उन्हें, 17 एकड़ जमीन दी वहां के शेख ने। हाल में 700 करोड़ रुपए खर्चा करके मंदिर बना, बाद में शेख साहब खुद भी आए। ये एक उस व्यक्ति का धार्मिक होने का सबूत है। जब खुद एक आदमी धार्मिक होता है ना, तो दूसरे के धर्मों का सम्मान करता है। ये आज आपने 2024 में जो चीज देखी है यूएई में, ये 2000 साल पहले हिंदुस्तान में भी हो चुका है। हिंदुस्तान में जो दक्षिण भारत में केरल के तरफ के जो त्रावणकोर एरिया है, त्रावणकोर के राजा थे, वो जो वहाँ के जब राजा थे तो वो हिंदू राजा थे। और ठीक 2000 साल पहले दरबार लगाए हुए थे, तो एक उनका स्पाई आया और बोला कि हुजूर, वो समंदर में कोई तो नया शिप आया है। तो बोला क्या है बोट में? बोला पता नहीं, कुछ बोट है, और बोट में लोग ऐसे व्हाइट रंग के ऐसे ऊपर से नीचे तक का कुर्ता पहने और कुछ क्रॉस लटकाए हुए हैं। तो बोला कुछ गलत लोग देखे, उनको पकड़ के लाओ। जाते सब पकड़ के ले आते हैं। तो बोला कौन भाई तुम? तो बोला हम लोग इटली से आए हैं। तो बोला यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बोला हम लोग अपना धर्म का प्रचार करने आए। तो कौन सा धर्म है आपका? तो बोले मेरा धर्म है क्रिश्चियनिटी। बोले ये क्या होता है, हमने तो कोई सुना ही नहीं। तो बोला हाँ, ये यूरोप का धर्म है। इसमें क्या करते हैं आप लोग? बोला हम लोगों को सच बोलना सिखलाते हैं, हम लोग बड़ों को आदर करना सिखलाते हैं, हम लोग भगवान की प्रार्थना करना सिखलाते हैं। बोले ये तो हम लोग भी करते हैं, हमारे धर्म में भी तो यही सिखलाया गया है। तो आपको क्या चाहिए? बोला हमको एक अपने धर्म का मंदिर बनाना है। तो क्या है वो? मतलब चर्च है। बनाओ, बनाया। ठीक उसके फिर 600 साल बाद मुस्लिम लोग आए और उन्होंने अपना मस्जिद बनाया जी। आपको मालूम है केरल में जो मस्जिद है वो मदीने की मस्जिद से भी पुरानी है। कहते मदीने की मस्जिद से 1 या 2 साल पुरानी है। और तब जब वो मस्जिद बनी है तब हिंदू राजा थे। तो वो राजा ऐसा नहीं था कि राजा कोई हिंदू विरोधी थे या कार्ल मार्क्स के फॉलोअर थे जो धर्म को नहीं मानते थे। कट्टर हिंदू थे वो, एकदम रिलीजियस आदमी थे, लेकिन दूसरे के धर्मों को भी सम्मान दिया उन्होंने।
बिल्कुल उसी तरीके से मैं यूएई के इस राजा को, इस जो शेख को मैं बहुत सलाम करूंगा कि भाई जिस तरीके से उसने एक हिंदू मंदिर बनाने का परमिशन दिया, ये बहुत ही इनक्रेडिबल किस्म की बात है। और यही हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इंसान को इंसान के करीब ला सकते हैं। हम जब एक दूसरे के धर्मों का आदर करेंगे तो हम एक दूसरे से नफरत करना बंद कर देंगे। तब हम इंसान और इंसान, भाई भाई एक साथ जीना शुरू करेंगे। By promoting Hindu Rashtra, is Modi ji imitating Pakistan, which become Islamic state? ये हिंदू राष्ट्र वगैरह का आइडिया बहुत पुराना है। ये हिंदू महासभा लेके आया था आजादी के पहले, तब तो आरएसएस था भी नहीं। हिंदू महासभा वाले बोले हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। अब ये सब बड़ा एक वो है, घिसा पीटा फार्मूला है। अब ये फार्मूला खत्म हो चुका। अब हिंदू राष्ट्र जब आप बनाएंगे तो आपको गांधार तक जाना पड़ेगा। वो तालिबानी घुसने देंगे आपको? वहां पे जो बामियान बुद्धा था उसको तोड़ दिया उन लोगों ने। तो गांधार से लेकर के जब म्यांमार तक हम, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ। तो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान हुआ तो कब का इसमें समा जाएंगे? तो न तो बलूचिस्तान तुम्हारे साथ आएगा, ना सिंध आएगा, ना पाकिस्तान आएगा, ना गांधार आएगा, ना म्यांमार आएगा, नेपाल नहीं आएगा आपके साथ साहब। तो ये सब फालतू बातें हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान की आबादी ऑलरेडी 80% हिंदू है, तो अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र ही है। इसको संवैधानिक तौर पे घोषित करने की क्या जरूरत है? अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में, तो बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने भी कहा कि अच्छा किया। ऐसे किसी ने नहीं कहा कि किसी ने कहा राम का मंदिर बना करके हमारे इस्लाम का अपमान हो गया, किसी ने नहीं कहा। तो गलत क्या है? तो जो हिंदू परंपराएं हैं उन परंपराओं को स्वीकार ही तो करते हैं, हिंदू परंपराओं के साथ ही तो जीते हैं। बट हाउ बीजेपी इज यूटिलाइजिंग इट? व्हाट? हिंदू राष्ट्र एक्सपेरिमेंट। वो एक नारा है जिसमें बहुत सारे थोड़ा कमजोर दिल के लोग हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है। बाकी हिंदू राष्ट्र इन रियलिटी इसको रियलाइज करना इज नॉट वेरी इजी थिंग और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसकी जरूरत भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भाई हम लोग हिंदू राष्ट्र ही हैं। हिंदू देश ही है ये। अच्छा। हिंदू देश है जिसमें कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सबके इक्वल राइट्स है। सबके इक्वल राइट्स है। गलत क्या है? वी आर डेमोक्रेटिक। क्यों? हम politically we are a democratic country because we have our own constitution और उस constitution के हिसाब से सबको एक राइट दिया गया है। लेकिन अगर आप सोशली देखें, अगर सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखें तो मेजोरिटी तो हिंदू है यहाँ पे जी। और वो हिंदुओं के साथ सारे मुस्लिम भी दोस्त हैं जी। अच्छा, एक जमाने हम तो उस परंपरा से आए हैं कि हम लोग ताजिया को कंधे देते थे। मेरा जहाँ स्कूल था वो पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में था। अकबरपुर नाम था उसका। ये रोहतास, ये अकबरपुर। अच्छा। नदी का उसमें इधर रोहतास, इधर अकबरपुर हम लोग जाते थे। तो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे जी। तो हमारे हमने कभी सोचा नहीं कि होली खेल रहे हो मुसलमान के साथ नहीं खेल सकते। तो यहाँ आगे पता चलता है कि मुसलमान को रोक नहीं लगा सकते। ये सब नया सब ड्रामा शुरू हुआ है। सब ड्रामा बंद कर देना चाहिए। अच्छा, हम ईद पे तो वैसे जाते थे सबके घर पे। अच्छा, दिवाली के दिन हमारे घर पे आते थे तो दिवाली की मिठाइयां खाना, ईद की सेवइयां खाना, ये कल्चर है हमारा। यही तो कंपोजिट कल्चर है ना। इसी को तो गंगा जमुनी सभ्यता कहते हैं। और इसी सभ्यता को जिंदा रखना, और इस सभ्यता को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के धर्म, एक दूसरे की परंपराओं का आदर करें। और जब तक वो आदर बना रहेगा तब तक हिंदुस्तान भी एक रहेगा और पूरी दुनिया में ये परंपरा अगर बन जाए पूरी दुनिया एक रहेगी। अभी रिसेंटली योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुस्लिम्स जो है उनको काशी मथुरा खाली करना चाहिए। दे दो ना साहब, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाई? अच्छा, अयोध्या जो था राम जी का जन्म स्थान जी। अब इसके इतिहास भूगोल में जाने की जरूरत नहीं है। कई चीजें मान्यताओं पे चलती हैं जी। मान्यता है जी। हमने हर हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे राम जी कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या। हाँ। तब उसके बाद अब जाकर के उनके राम जी के परदादा का नाम उस पर PR कार्ड पे है कि नहीं, ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है साहब। तो ये हमारा विश्वास है, मेरी आस्था है। बिल्कुल इसे कृष्ण जन्मभूमि क्या भाई, मथुरा में। अब कृष्ण की पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आप मथुरा, वृंदावन और वही है, बरसाने में ही है। तो वहीं पर सब कृष्ण खेले, वही जमुना नदी से उस पार गए थे और उसमें कालिया नाग मिला उनको जब एकदम पैदा हुए थे। तो वो कृष्ण का जन्म स्थान है। और अगर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो मस्जिद इलीगल ढंग से बनी है और ये, अच्छा, अब हिस्टोरिकली अगर बात करें ना तो 2 स्थल है जिसको औरंगजेब ने तोड़ा है। हम यहाँ पर माइथोलॉजिकल बात करते हैं तो कृष्ण का जन्म स्थान है, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, 1669 में एक मंदिर तोड़ते हैं और दूसरा मंदिर 1670 में तोड़ते हैं। ओके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, औरंगजेब के फेवर में लिखने वाले जो हिस्टोरियंस है ना जी, कि सबसे ज्यादा औरंगजेब के खिलाफ लिखा गया है जी। लेकिन कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो औरंगजेब को मतलब उनको अप्रोप्रिएट करते हैं कि नहीं, ही वाज ए गुड रूलर। मतलब कोई 50 साल तक रूल किया था उस आदमी ने। 50 साल तक एक व्यक्ति हिंदुस्तान जैसे देश पर राज कर रहा है। समझिए कितना बड़ा शासक होगा, कितना ताकतवर होगा।
तो उसने उसने उन लोगों ने भी लिखा है, और तोड़ने के पीछे हिंदुओं को आहत करना था, ये भी बात नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ओके। वो जब औरंगजेब थे तब उस समय उनकी लड़ाई मराठों से चलती थी, शिवाजी महाराज और उनके बीच एक टकराव था। तो जब वो मराठों से लड़ते थे, औरंगजेब जब लड़ रहे थे, तब उस समय उन मराठों को के साथ बनारस के पंडित लोग खड़े हो जाते थे। तो मराठों को तो हरा दिया उसने, लेकिन बाद में अगर तूने मराठों को मदद किया ना, तुम्हारा मंदिर तोड़ दूंगा। ये खुन्नस थी। वैसी मथुरा का भी कहानी यही है। मथुरा के जो पंडित जी लोग थे, वहां भी चौबे जी लोग हैं, चतुर्वेदी जी लोग हैं, तो वो लोग भी कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के फॉलोअर्स थे। मराठों से लड़ते समय तो औरंगजेब ने कहा कि मेरे दुश्मनों को तुम लोगों ने साथ दिया, उसको तुम लोगों ने पनाह दिया है, तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तो हर राजा इतना सनकी होता है जब उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो कर ही देता है वो भी। तो उसमें तोड़ा गया, उसमें हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए मंदिर तोड़ा, मैं नहीं मानता ऐसा, जितना मैंने पढ़ा औरंगजेब के बारे में। हाँ, लेकिन मंदिर तोड़ा, तो ये दोनों मंदिर तो तोड़े ही गए हैं, तो दोनों मंदिर तोड़ के वहां बना ही दिया गया है। तो आप आज हिसाब किताब खत्म ही कर दो ना भाई, हमेशा के लिए बवाल खत्म हो जाए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट जो एक रूल था कि जो भी स्ट्रक्चर होंगे जैसे थे, मतलब वो एज इट इज रहेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसका क्या हुआ? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के लिए तो अमेंड हो गया था। वो एक इस तरह का एक लीगल अरेंजमेंट किया गया था कि भाई पार्टीशन के समय कि भाई अब इस तारीख के पहले जो कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, और इस तारीख के बाद अगर कुछ होगा तो मत एक्सेप्ट करिएगा। वो उस समय ये एक रूल बना, मालूम है उस रूल के बारे में, उस कानून के बारे में। लेकिन क्या देश सिर्फ कानून से चलता है? चल पाएगा क्या? कई बार क्या होता है, भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है, सामाजिक एकता के लिए, समाज में लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए, तो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि ये दोनों मंदिर का जो विषय है उसको अंततः मुझे लगता है कि अदालत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और अदालत को फैसला करना चाहिए। और मुस्लिम समाज दिल बड़ा करके बोल दे कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम समाज पर हमको या सरकार को ऐसा दबाव भी नहीं डालना चाहिए। लेट द कोर्ट टेक ए फाइनल कॉल ऑन इट। अच्छा, अयोध्या में मजेदार बात यह है कि बाबरी मस्जिद वहां थी या राम मंदिर तोड़ के बना, इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन इन दोनों का हिस्टोरिकल प्रूफ है। ओके, अभी जिनकी बात ये कर रहे हैं योगी जी, जिनकी बात कर रहे हैं, हाँ, इसका हिस्टोरिकल प्रूफ मतलब औरंगजेब तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात थी तो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे मोहम्मद, उन्होंने तो सारे प्रूफ दिया था कि हाँ यहाँ पहले मंदिर था। भाई हिंदुस्तान में हर जगह मंदिर था। भाई इस्लाम तो 600 एडी में आया ना। हाँ। 600 एडी से पहले इस्लाम था कहाँ? अच्छा, 600 एडी से पहले हिंदुस्तान में जो कुछ था वो मंदिर ही था। भाई आप 2000 साल पुराने मंदिर देख सकते हैं। अभी मैं वहां गया था उड़ीसा। बट लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि इस्लाम 600 एडी में ही आया? प्रोफेट मोहम्मद उससे बहुत पहले आए थे, 1400 के आसपास तो प्रोफेट मोहम्मद आए थे, उनसे पहले अब्राहमिक रिलीजन भी था। मोहम्मद साहब तो 600 में ही शुरू किए जी, 600 एडी में। हाँ। मोहम्मद साहब उससे पहले के नहीं है, प्रोफेट मोहम्मद तो एग्जैक्टली उसके पहले जीसस आए, अब्राहम आए। कह रहे हैं कि वो आखिरी थे। हाँ। कह रहे हो आखिरी है जी। अब जो आपका टेंपल माउंट को लेकर जो झगड़ा चल रहा है वो है क्या? अच्छा, मुझे वो भी बकवास दिखता है। एक मंदिर पे 3 रिलीजन कंट्रोल मांग रहा है। टेंपल माउंट पे जूस कहते हैं कि हमारा है, क्रिश्चियन कहते हैं कि यहीं पर दफनाया था तुम लोगों ने उनको, ईसा मसीह को, ये हमारा है। अब मुस्लिम कहते हैं कि जब प्रॉफेट मोहम्मद जब एक बार एक आसमानी घोड़े पे सवार होके गए थे और स्वर्ग गए और रात भर में लौट के आ गए थे, तो बीच में कुछ घंटे वो टेंपल माउंट में रुके, तो इसलिए हमारा है। अब क्या मतलब है यार? अच्छा, मंदिर तो सबका है, सच पूछो तो, कि भगवान तो एक ही है जी। हमने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग नाम दे दिए जी, हमने अपनी सुविधा के लिए अपने अपने रिलीजन शुरू कर दिए। आप फादर को पापा बोलो, बाबूजी बोलो, जो कह लो, बाबा बोलो, पिता तो पिता ही है, तो भगवान तो भगवान ही है। तो भगवान तो वहां एक ही है। अब बोलो ये मेरा भगवान, वो बोला मेरा भगवान, वो मेरा भगवान, झगड़ा चल रहा है उसपे। तो मैं तो बोला अच्छा, वहां पर इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है टेंपल माउंट पे कि यहाँ पर अंदर ये लोग पूजा कर सकते हैं और वो दीवार के पीछे ये पूजा करेंगे। अच्छा, कोई कम्युनिटी का है मेरे ख्याल से, मुस्लिम के लिए, आप तो फिर जूस के लिए कि आप यहाँ पूजा करें दीवार के पास। हाँ, करेक्ट। अरे भाई कहीं और जाकर पूजा कर लो। क्या जरूरी वही पूजा करना है? अच्छा, वो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं मेरा, तो चल तू ही पूजा कर लो भाई। तो ये सब अजीबोगरीब चीजें चल रही हमारे पूरी दुनिया में। तो वैसे ही अगर आप अपने आपका जो सवाल था कि मंदिर था, तो मंदिर हिंदुस्तान में तो मंदिर बहुत थे, पूरी दुनिया में मंदिर थे भाई। क्रिश्चियनिटी से पहले कौन सा धर्म था? अच्छा, आपने जो कहा ना ये जो प्रॉफेट मोहम्मद से पहले, हाँ, उसके ऊपर भी बड़ा विवाद है। अच्छा, आप जिसको क्रिश्चियन जिसको जेकब कहते हैं, आप उसको याकूब कहते हैं।
मुस्लिम कहते ये याकूब है, वो बोलता है याकूब नहीं, वो जेकब है। हमने अपने अपनी सुविधा के हिसाब से नाम दिया ना भाई। फिर इब्राहिम को वो अब्राहम कहते हैं, अब्राहम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाइबल भी क्रिश्चियनिटी की स्थापना के 300 साल बाद लिखा गया जी, और वो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा बुक हो गया। हाँ, आप जिस हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू शब्द का प्रयोग वेदों के किसी भी वेद में नहीं है। अच्छा, किसी भी वेद में हिंदू शब्द नहीं है, और हम हिंदू हैं जी। हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ क्या वेद है जी। सो डू यू बिलीव कि हिंदुइज्म में आइडल वर्शिप इज देयर? ऑफ कोर्स, हाँ, आइडल वर्शिप हर जगह था, हर जगह था। उसके विरोध में तो आया ना, बुत परस्ती के खिलाफ भी तो लोग खड़े हुए ना जी, भाई। आप ट्रॉय देखिए फिल्म, ट्रॉय में जो अपोलो की मूर्ति तोड़ता है, तो मूर्ति थी ना भाई वो, राइट, तो वो भी मूर्ति पूजा करते थे। तो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी आने से पहले भी मूर्ति पूजा, तो कोई सन गॉड की पूजा कर रहा है, कोई वाटर गॉड की पूजा कर रहा है, कोई वरुण की पूजा कर रहा है, कोई अपोलो की पूजा कर रहा है। ग्रहों में अलग अलग ग्रह की पूजा करते थे, नेपच्यून गॉड की पूजा करते थे। तो मूर्ति पूजा तो पूरी दुनिया में, क्योंकि क्या होता है, हमारे एक बहुत बड़े शायर हैं दुष्यंत कुमार, बड़ी बड़ी अच्छी लाइन, मुझे आपने मूर्ति पूजा बोली तो मुझे जुबान पे याद आ रही है उनकी लाइनें। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, एक हसीन नजारा तो है नजर के लिए। ओह, क्या बात है। तो जो कहते भगवान नहीं है, नहीं होंगे, खुदा नहीं है, ईश्वर नहीं है, कोई ऐसी ताकत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक मूर्ति बनाता बोले यही भगवान है, तो कम से कम हम देखते रहे, उनके हाथ तो जोड़े हुए हैं, और उन्हीं को बोलते कि मेरा ये काम करके दो, मेरे साथ न्याय करो। तो सबने अपनी अपनी सुविधा के खिलाफ के हिसाब से एक ऐसी आकृति बना दी है जी। इस्लाम में भी तो एक आकृति है, वो जो आकृति है वो निराकार है, एनर्जी है, राइट। हमारे यहाँ आकार है। आकार है, आप भी जो नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को तो अपील कर रहे हैं ना, राइट, वरना जो ऐसे करके क्यों कर रहे, किसी को तो बोल रहे हैं कि भाई मैं ऐसे हूं, मेरी तरफ देखो। राइट, तो आपने निराकार कर दिया है, हमने आकार किया है। जी, वो बेचारे वो प्रभु ईसा मसीह का मूर्ति बना के बैठे हुए हैं, हम लोग राम जी का मूर्ति बना के बैठे, देवी की मूर्ति बना के बैठे हैं। तो ये इंसानी फितरत है। इंसान ने धर्म शुरू किया, इंसान ने मूर्तियां बनाई, इंसान ने अपने अपने भगवान का नाम दिए, और हम बेवकूफ की तरह लड़े जा रहे हैं। और भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया था। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया, और भगवान एक ही है। हमारे हिंदू धर्म में जाएंगे तो 34 करोड़ है, 34 करोड़ 34 करोड़ देवता है। हमारी हालत यह है कि पत्थर को भी अगर टीका लगा दे तो दूसरे दिन से सब पूजने लगते हो, पत्थर भगवान हो जाते हैं हमारे। तो ये वही खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, तो ये ख्वाब बना के रख दिया हमने। तो ये होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है। आप अब इस बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग के बाहर देखें जो आपको वॉचमैन है ना, वॉचमैन कहीं पे टीका चंदा लगा दिया, आप जाते जाते आप भी नमस्कार करके जाते हैं। एनर्जी विच यू आर फॉलोइंग, इट इज एनर्जी। मतलब बेसिकली क्या है, अब और पीछे अगर आप जाएंगे कोई 30-40 हजार साल पहले, जब हम एक होमोसेपियंस हुआ करते थे, जब आज के स्वरूप में इंसान नहीं था, तो एकदम असहाय था वो जंगली जानवरों से परेशान रहता था, जंगली जानवरों से छुप के रहता था वो। और जंगली जानवर जो शिकार करते थे, वो शिकार खा के चले जाते थे, उसके बाद जो बच जाता था वो खाते थे। उनको शिकार करने के लिए उनके पास वो दिमाग ही नहीं था उनके पास जी। और शिकार किस चीज से करे, हथियार नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे जिस इंसान के पास एक हथियार नहीं था, आग नहीं थी, जिस इंसान के पास कोई बुद्धि नहीं थी, जो इंसान जानवरों से छुप छुप के जंगलों में छुप के रहता था, उस इंसान ने कंप्यूटर का इजाद कर दिया। वो इंसान आज सब कुछ आपके सामने लेके दे रहा है जी। वो उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उस अचीवमेंट के बावजूद वो बुनियादी तौर पर अंदर से बहुत कमजोर था, वो डरा रहता था। और उस जब डरा रहता था ना, तब वो एक शक्ति की तरफ हाथ जोड़ता था कि हमको शक्ति देना दाता, संभालो मुझे, रास्ता दिखाओ। और वो सबको अलग अलग रास्ता दिखाते चलेगा। और वहीं से वो फिर जो आग का इजाद किया, उसके बाद रेलवे का इजाद करता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है, उसके बाद कंप्यूटर आ जाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें करता है। मैं एक इंसान के तौर पर मेरी कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं, चलते चलते कभी भी गिर के खत्म हो सकता हूं। मैं आगे जाके क्या करूंगा मुझे नहीं मालूम है। एक बच्चा पैदा होता है तो आगे जाके अब्राहम लिंकन बनेगा, आगे गांधी जी बनेगा, या फिर कोई चोर डाकू बने, किसको मालूम नहीं है। बस खड़ा हो गया, पैदा हो गया, बस अपने विवेक अपने बुद्धि से पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मेहनत करता है, उसी में कहीं कोई एक डिवाइन पावर उसको साथ दे देती है, उसकी मेहनत भी है, कोई डिवाइन पावर का आशीर्वाद भी है। तो जो डिवाइन पावर की तरफ देखने की जो एक लालसा है, जिसको आप मजबूरी कह सकते हैं, जिसको कमजोरी कह सकते हैं, वो इंसानी फितरत का हिस्सा है। और इसलिए हमने हमेशा एक भगवान को माना, और आज सिर्फ हमने नहीं, पूरी दुनिया ने माना है, पूरी दुनिया के इंसानी जमात ने माना इसको। और मानना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले के आगे आपकी कोई हैसियत नहीं है। He is the maker. He is the maker and he is the breaker. कब निपटा देगा पता ही नहीं आपको।
सो आप जिस तरह से राजनीति में आपने इतना साल आपने निकाला है, तो अपनी छवि को आपने इतना क्लीन कैसे रखा? मतलब आपको तो ऑफर आए होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, तो किस तरह से आपने अपने आप को? अपनी जरूरतें कम रखिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी जरूरतें कम रखिए। खाने में क्या खाते हैं संजय निरुपम जी? मैं, अरे बाप रे बाप, खाना पूछेंगे तब तो फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग बेचारे गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। बताइए। मैं दिन का एक बार खाना खाता हूँ। ओह, से, और वो भी सुबह से कोई ये नहीं कि इधर ब्रेड लाओ रे जरा, ऑमलेट लाओ रे जरा, ये लाओ, कुछ नहीं। नहीं, फिर कुछ नहीं, सुबह उठ करके मैं अपना बड़ी प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, हाँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, हाँ, नींबू के पानी पीता हूँ, हाँ, 12:30 1 बजे सीधे लंच लेता हूँ, वो भी इतना सा चावल और एक सब्जी। अच्छा, बस, मतलब नो एशियन दही। फूड, मतलब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उसके पास ऑमलेट होगा कुछ एंड नहीं, सनी साइड अप ऐसे कुछ। अरे बाप रे, सिर्फ लिया, मतलब, और उसके बाद फिर दोपहर में कोई फ्रूट्स वगैरह ले लूंगा, एक अच्छा। चाय पी लूंगा, शाम को सिर्फ एक सूप, ओवर। करप्शन वाली खाने की बात के बारे में क्या बोलेंगे आप? तो चूंकि 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 वो एक ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि उनको बहुत खाना होता है। तामसिक? तामसिक प्रवृत्ति नहीं जानते? तामसिक प्रवृत्ति नहीं जानते? राक्षस। हाँ, तामसिक प्रवृत्ति मतलब एक राक्षसी नहीं कह सकते। हाँ, मतलब दो तरह के जीवन होता है ना, एक सात्विक जीवन और एक अच्छा, तामसिक हाँ, जीवन। समझ गया। सात्विक जीवन में सरल, सिंपल, हाँ, एक साधु सन्यासी वाली जिंदगी जीते हैं। तो ये तामसिक वाले होते हैं। हाँ, तो ये तामसी होते हैं। तो इसलिए जी। करप्शन की तरफ आप तब प्रवृत्त होते हैं जब आपकी आकांक्षाएं बहुत विराट और विकराल रूप ले लेती हैं। अच्छा, आपके भाजी वाले से लेकर फ्रूट वाले तक और इवन रिक्शा वालों तक सबको पता है कि निरुपम जी हाँ, इधर रहते हैं। हाँ, आते, सब आते भी हैं। हाँ, तो आते यू हैं, बगैर वेल अपॉइंटमेंट भी आ जाते कनेक्टेड, हैं। बगैर अपॉइंटमेंट बगैर के। भी आ जाते हैं। तो मतलब पब्लिक लाइफ आपकी एकदम ओपन है कि कोई भी आओ, कोई नहीं, भी कई बार मिलो, डांट भी कोई पड़ भी जाती जाओ। है। अच्छा, डांट? हाँ, डांट भी पड़ती ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब आ गया कोई? एक मेरा स्वभाव है जी। कि घर पे अगर कोई आ गया ना, जी, तो उसके साथ उस पे गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, घर पे अननोन लोग भी आ जाते आ हैं? जाते हैं, वो बगैर चाय पिलाए नहीं जाता, बगैर पानी पिलाए नहीं एक जाता। बताइए, ऐसा कोई रिक्शा वाला या ऐसे कोई भाजी सब वाला? आते हैं। हाँ, हाँ, एक क्या, अच्छा, मैंने इस एरिया में जितने भाजी वाले रिक्शा सब आते ही रहते हैं। अच्छा। जिस टाइम में लोगों के पास इंडस्ट्रियलिस्ट और बिल्डर फ्रेंड्स है, वहां आपके फैंस ही रिक्शा वाले और भाजी वाले हैं। तो मुझे किसी ने बोला ना कि आप कौन सी पार्टी में जा रहे हैं, मैंने कहा मेरे पास थोड़ी मुकेश अंबानी है जो मैं कोई लेगा मुझे। मेरे पास तो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ये मेरे सपोर्टर्स है। तो जिनके पास ये सपोर्टर, उसको कौन पूछता है? उसमें कुछ एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, अच्छा। जो कि जरा डेंजरस है। एक दिन मैं आ रहा था पटना से राजधानी में, जी, तो हम लोग रात को 12 बजे वहाँ से, भुवनेश्वर से राजधानी आ रही थी, दिल्ली जा रही थी, तो रात को 12 बजे पटना स्टेशन पर हम लोग ट्रेन में घुसे, तो अंधेरे में थे, तो किसी तरह हमारा जो, मैं और मेरे साथ एक राजेश जी थे, हम दोनों किसी तरह से घुस गए, और भी हमारे लिए जो सीट थी वो खाली थी, तो सो गए। सवेरे नींद, ट्रेन आगे बढ़ी तो कहीं इलाहाबाद वगैरह के बाद जब नींद खुली तो सुबह हो गई, तब उठ के बैठ गए हम लोग। तो ऊपर एक आदमी सोया हुआ, तो वो नीचे उतरा, अरे निरुपम जी, तो वो उड़िया निकला, तो बोला मैं भुवनेश्वर से हूँ, तो हम आपका घर देखा है? तो बोला मेरा घर देखा, मतलब कहाँ, बॉम्बे में? हाँ, तो हमारा एक साथी है वहाँ पे, टेम्पो चलाता है। अच्छा, तो हम साथी साथ जा रहा था, वो टेम्पो वाला बोला निरुपम जी ऊपर रहता है और बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। मैंने, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू सच में जाके देख ले। तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, फालतू के बहुत बदनाम करते हैं ना। बट है, स्विमिंग पूल नहीं है? बिल्डिंग में है। बोला फ्लोर पे बोल रहा हूँ। निरुपम जी का घर टॉप फ्लोर पे और ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना। मैंने ऐसा कुछ नहीं, 23वें 24वें माले पे हूँ, 27 माले तक की बिल्डिंग है। As you are a strongest, one of the strongest contestant in Northwest District, तो क्या ये जो चल रहा है, ये क्या बीजेपी की तरफ से नहीं लगता आपको पेच फंसाया जा रहा है, ताकि अगर आप यहाँ से मतलब खड़े होते हो तो उनके लिए भी नुकसान करेंगे? पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन सच ये है कि उत्तर पश्चिम जो नॉर्थ वेस्ट हमारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें आई एम वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, एंड किसी पार्टी के पास मेरे से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। और कांग्रेस की सीट है, और मैं लगातार अपनी मीटिंगों में भी और पार्टी की मीटिंग में भी ये कहता रहा हूँ, पब्लिकली भी कहता रहा हूँ कि ये सीट कांग्रेस के लिए शिवसेना को छोड़ देनी चाहिए, ताकि मैं लड़ूँ और इस बार जीतूँ। 2 बार हरा चुके हैं लोग, इस बार तो कम से कम जीतने का मौका मिले। और मैं हारने के बाद भी लगातार लोगों के बीच रहा हूं, तो कम से कम अब उनके आशीर्वाद से जीतने का हक मुझे है। अभी जो एयर चल रही है, इस अभी जिस तरह से कांग्रेस के लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं। कांग्रेस का
आपका प्लान तो डेफिनेटली नहीं है कि अशोक चौहान जी जो गए पार्टी छोड़ के, तो आपको क्या लगता है वो ईडी का थ्रेट था? ऐसा कहा जा रहा है हम्म। कि कोई उनका हाउसिंग कोई कोऑपरेटिव सेक्टर का कोई था मामला, कोऑपरेटिव सेक्टर फिर का था। आदर्श वाला भी इशू आदर्श का था। भी था, करेक्ट। अगर ऐसा था भी तो इतना ज्यादा दबाव में नहीं आना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, केस लड़ सकते थे। अशोक जी एक अच्छे नेता हैं हमारे, और थे हमारे, और मराठवाड़ा डिवीजन के एक बड़ा पॉपुलर किस्म के लिए महाराष्ट्र में इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर वही थे, और बड़ा सीरियस किस्म के नेता हैं और बड़ा साधन संपन्न व्यक्ति हैं। तो उनका जाना निश्चित तौर पर नुकसान है, लेकिन अगर ईडी के डर से चले गए तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है सोच करके कि भाई एक लीडर की तरफ लोग बड़े उम्मीद से देखते हैं कि ये पावरफुली लड़ेगा, खड़ा रहेगा हमारे लिए, और तुमको एक ईडी की नोटिस मिल गई है, उसे डर के मारे छोड़ के चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ कर गए ना भाई। सो दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या कांग्रेस की अंदरूनी चीजों की वजह से जो है मिलिंद देवरा है या अशोक चौहान जैसे लीडरों ने पार्टी छोड़ दिया, ऐसा कुछ है? अंदरूनी भी होता है, अंदरूनी भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन मिलिंद को ऐसा कुछ नहीं था। मिलिंद तो बेसिकली राज्यसभा के लिए गया है। ओके। तो उसने बड़ा ऑनेस्टली बोला कि बहुत 2 बार 10 साल से हार रहा हूँ यार, कब तो बाबा से दिखेगा, किससे झगड़ा नहीं था। अच्छा। वो अपनी वो अलग अलग दुनिया में चला गया। तो अशोक राव को तभी कांग्रेस पार्टी ने अपने सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया था। लोकली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते थे, लोकल जो स्ट्रक्चर है पार्टी का उसमें कुछ लोगों से वो परेशान रहते थे, अक्सर मुझे कहते थे। कौन है वो लोग? जान दीजिए, छोड़िए, वो चले गए। अब जो रह गए वो हमारे हैं, जो चले गए हमारे नहीं है। अब क्यों इसके बारे में? इम्तियाज जलील जो है वो नॉर्थ वेस्ट से लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो क्या वो उनको आप मतलब एज ए थ्रेट फील करते हैं, या उनके लड़ने या नहीं लड़ने से आपको कोई मैं तो फर्क पहली पड़ेगा? बार सुन रहा हूँ। हाँ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि स्वागत है, उनको आना अरे चाहिए, वाह, उनको आना चाहिए, अच्छा। बिल्कुल भाग्य आजमाना चाहिए। एक बार उन्होंने औरंगाबाद में, मैं संभाजी नगर में आजमाया, आज इस बार यहाँ आजमाया। तो सबको अधिकार है, क्या जिसको जहाँ से जैसे मौका मिले। आप जैसे अभी कांग्रेस एक जगह से इलेक्शन लड़ रही है, वहां एआईएमआईएम भी आके लड़े, तो क्या इसका फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीजेपी को नहीं होगा? बीजेपी को होगा भाई। एआईएम कोई यहाँ जीतने तो आएगी नहीं, नहीं। तो ज्यादा वो फिर भड़काऊ भाषण दे करके मुस्लिम वोट लेके जाएंगे। तो जो मुस्लिम वोट लेके जाएंगे वो निश्चित तौर पर कांग्रेस और शिवसेना के अलायंस का जो कैंडिडेट होगा उसका वोट स्प्लिट करेंगे। सो मेरे ख्याल से फिर क्या लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए? अब ये तो मुस्लिम समाज को तय करना पड़ेगा कि आपका एक भी वोट जो एमआईएम को जाता है वो दरअसल बीजेपी को जा रहा है इनडायरेक्टली। ये यहाँ के मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, अगर वो समझेंगे तो निश्चित तौर पर। तो एक लास्ट स्टेटमेंट, एकनाथ शिंदे जी है जो है, उनका फ्यूचर क्या है नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन के बाद? ये तो वो जाने और बीजेपी जाने। मतलब अगर अब तो 6 महीने रह गए उनको चुनाव के जी, और अगला जो चुनाव होगा बहुत ज्यादा भावनात्मक आधार पर होगा। दोनों पार्टियों को जिस तरीके से स्प्लिट किया गया वो एक मेन चुनाव का मुद्दा रहेगा। फिर अब शिंदे साहब खुद एक फोकस में रहेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो अब उनका कामकाज क्या है, उनका कामकाज और ये इमोशनल इशू, ये दोनों आमने सामने होंगे। तो अभी तक तो कोई बहुत ऐसा कुछ काम आम तो दिखता नहीं। ये रोड बन रहा है, रोड बनने से भी लोग परेशान। हाँ, रोड मान लीजिए चुनाव आने से पहले रोड अगर चकाचक हो जाए तो लोग कह सकते भाई ने बना के दे दिया रोड। अब ये जो कोस्टल रोड है इनके आने से पहले से बन रहा है, मेट्रो सारे इनके आने से पहले से बन रहा है, ये जो ट्रांस हार्बर लाइन जो शुरू हुआ वो भी इनके आने से पहले बन रहा है। तो अब ये सारी चीजों का अगर वो क्रेडिट लेंगे तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल इशू वर्सेस डेवलपमेंटल वर्क, यही चुनाव होगा। तो डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए उनके पास वक्त भी नहीं है, तो आगे बहुत जो पनघट है बहुत कठिन है। हम रैपिड फायर राउंड की तरफ जाएंगे। विच इज मोर पावरफुल, बीइंग अ एडिटर और बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? एडिटर। ओके। योर बेस्ट 3 फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स? कोई नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं, पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। ओके। और किसी को बना लिया तो बहुत बड़ी गलती है। फिर जाना पड़ेगा साथ में। सांसद बनने के बाद एक चेंज लाना चाहेंगे आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? वैसे ट्रैफिक पर फोकस होना चाहिए, रास्ते। बिगेस्ट इशू ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज रोड्स, और कुछ नहीं। बाकी सबको अपनी अपनी नौकरी मिली पड़ी है। सो आप रोड और ट्रैफिक सॉल्व कर दोगे? करना चाहूंगा। आपकी एक अच्छी और बुरी आदत? बुरी आदत तो ब्लंटनेस है, कुछ ज्यादा ही। ब्लंटनेस है, बुरी आदत है। उसको लेकर बड़ा बदनाम भी हूँ, बहुत लोग गाली भी देते हैं मुझे। और अच्छी आदत नहीं, वो बड़ा मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छी आदत तो सामने वाले को बतानी पड़ेगी। ओके। उनका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। सो इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? इंदिरा जी। गीता भाभी की एक ऐसी डिश जिसमें आप हमेशा नुक्स निकालते हो? वो बनाती नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो कौन बनाता है? 25 साल से खाना नहीं बनाया। ओ हाँ, 25 साल हो गए।
तो मतलब इस बार आपको घर में एंट्री नहीं मिलेगी। नहीं, कुक बनाता है बेचारा। पहले खिलाती थी, पहले कुक, शादी के बाद बढ़िया खाना बनाती थी। सो कौन सी एक डिश है जो सबसे बेस्ट थी उनकी, मैम की? बहुत अच्छा चिकन बनाती है, चिकन करी इज बेस्ट। अच्छा। प्रॉन करी, चिकन करी, बहुत अच्छी कुक है वो। सो गीता मैम शादी के पहले या गीता मैम शादी के बाद? बात अच्छा, तो पहले क्या था? पहले भी ठीक ही था ना। बट बाद में आज जाके इम्प्रूव करता है ना, इम्प्रूव करता है ना। अच्छा, इट्स ऑनर टॉकिंग टू यू संजय निरुपम जी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत मजा आया। आप इतने बी ब्लंट थे, और बी ब्लंट है और बी ब्लंट रहेंगे। थैंक यू सो मच।